हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं आदित्य आप सभी का आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत करते हैं। तो हम लोग धातु और अधातु के बारे में पढ़ रहे थे और धातु में हम लोगों ने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन कर लिया है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है। आपका आज का जो टॉपिक है वो है आपका धातुओं का रासायनिक गुण। धातुओं का रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है। आपका हेडिंग क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है। चलिए देखिए, आपको हमने एक सबसे पहली बात आपको बतानी है कि जैसे कोई भी धातु है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि सोडियम है, ठीक है, सोडियम है या मान लेते हैं पोटेशियम है, ठीक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक, अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक, ठीक है, या परमाणु संख्या की अगर हम बात करें, ठीक है, तो परमाणु संख्या होता है 11। परमाणु संख्या कितने होते हैं? 11 होते हैं। और पोटेशियम की अगर हम बात करें तो पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19। ठीक है। अगर हम इसका कन्फिग्रेशन निकालें, ठीक है, कन्फिग्रेशन कहने का मतलब है कि जब हम इसका विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालते हैं तो होता क्या है कि कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, वो छोटे छोटे एटम्स है, ठीक है, वो कोई भी पदार्थ बना है तो वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, ठीक है, यानी परमाणु से मिलकर बना है। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का ये क्या रहा? नाभिक रहा। नाभिक होता है पॉजिटिव। तो नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? तो कक्षक होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक। अब इस ऑर्बिट में होता क्या है? पहला जो ऑर्बिट होता है, जैसे हम इसका अगर एक नामकरण कर दें तो ये नामकरण है के, एल, एम और एन। ठीक है। हमने 4 ऑर्बिट बनाया है और 4 ऑर्बिट का हमने नामकरण कर दिया के, एल, एम और एन नाम कर दिया। ठीक है। के जो सेल होते हैं यानी के जो ऑर्बिट होता है, इसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एल की अगर बात करें तो एल में हम 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसी तरीका से अगर एम की बात करें तो एम में हम 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। और एन की अगर बात करें, ठीक है, तो एन में आप मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। ठीक है। ये बात आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है। तो सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम का जब हम परमाणु जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते हैं, ठीक है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। ठीक है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। ठीक है। सेकंड वाले कोष में हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? जितने परमाणु संख्या होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम में इलेक्ट्रॉन की अगर हम संख्या की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना है? 11 है। ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोष में भरे गए। अगर सेकंड ऑर्बिट में बचा हुआ और कहाँ जाएगा? तो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा। तो सेकंड ऑर्बिट में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? तो आप कहोगे कि 1 इलेक्ट्रॉन बच गए। इसी तरीका से अगर हम बात करें, ठीक है, बात अगर हम करें तो मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम कह लो या एल्युमिनियम कह लो, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो गई 13, यानी 13 इलेक्ट्रॉन इसके पास है मौजूद। तो जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो होगा क्या? पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएँगे, सेकंड वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएँगे और थर्ड वाले कोष में आप कहोगे कि 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएँगे। ठीक है? तो कोई भी परमाणु है, ठीक है? कोई भी परमाणु चाहता है कि हम अपने आप में क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए, अपने आप में स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए
चाहिए क्या, अगर किसी को पहले कोष में ही स्टेबल हो जाना है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो स्टेबल हो जाएगा। अगर किसी को सेकंड में चाहिए तो सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो स्टेबल हो जाएगा। थर्ड वाली में 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी तत्व की अगर हम बात करें तो किसी भी तत्व के अगर स्टेबल करना है तो या तो उसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोडियम क्या कर देगा, ठीक है, सोडियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी को त्याग कर देगा। क्या कर देगा, त्याग कर देगा। एल्युमिनियम भी अपना बाह्यतम कोष का 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, त्याग करेगा। ठीक, क्या कर देगा, त्याग कर देगा। जैसे ही इसने त्याग किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। 2 और 8, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 और 8। एल्युमिनियम के बाह्यतम कोष में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यही क्या कारण हुआ कि धातु जो होते हैं, ठीक है, धातु जो होता है, धातु क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। आपको भौतिक गुण में बताया गया कि धातु जो है या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। ठीक है, क्या करता है, त्याग करता है। इसी कारण से जब इसमें गुण पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का, और यही त्याग के कारण ये क्या करता है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर जाता है। किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर जाता है, और रिएक्शन करके नया कंपाउंड तैयार कर लेता है। नए क्या कर लेता है, कंपाउंड तैयार कर लेता है। जैसे अगर हम बात करें तो आप सुने होंगे कि जैसे हमारा सोडियम है, ठीक है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर में, तो आप कहोगे 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही अगर हम बात करें क्लोरीन का, ठीक है, तो क्लोरीन के पास होता क्या है, क्लोरीन एक अधातु है, इसके परमाणु संख्या होते हैं 17, परमाणु संख्या 17 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 17 होगी। अब अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1 हो जाएगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 2 8 8 1। अच्छा, यहाँ 17 है तो कितने हो गए, 7। ठीक है, तो ये टोटल 17। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, अब ये त्याग नहीं कर सकता क्योंकि ये मैक्सिमम ये 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी त्याग नहीं करेगा, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी दूसरे एलिमेंट से ले लेगा। लेकिन देने वाला कौन है, देने वाला धातु है, तो धातु से लेगा। और ग्रहण करने वाला कौन है, क्लोरीन। तो इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इसको त्याग कर देगा। और जैसे ही ये त्याग किया तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, तो आप कहोगे कि NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 2 लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस, और यही हमारा नया कंपाउंड क्या बन जाता है, तो आप कहोगे कि ये नया कंपाउंड हमारा साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हमारे कोई भी प्यारे भाई बहन डायरेक्ट इसी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जाकर इसको समझने के लिए आपको जाकर देखना होगा रासायनिक अभिक्रियाएं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, उसमें ये सारे चीज बताए गए हैं। ठीक है, वो रिएक्शन वाली टॉपिक है, उसमें कृपया जाकर आप पढ़ेंगे। ठीक है, चल, तो धातु के इलेक्ट्रॉन त्याग करने की वजह से क्या होता है कि ये किसी दूसरे तत्व के साथ जल्दी रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, और यही रिएक्शन करने की वजह से उनके गुण में क्या हो जाते हैं, भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। और भौतिक गुणों में परिवर्तन होने के कारण यही गुण क्या बन जाता है, रासायनिक गुण बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रासायनिक गुण है, ठीक है, सबसे पहला अगर रासायनिक गुण की बात करें तो धातु जो होता है, ठीक है, धातु जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, हमने क्या लिखा,
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, क्या कर लेता है, तो ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, ठीक है। किसका निर्माण करता है, धातु का ऑक्साइड बनाता है, धातु का ऑक्साइड बनाता है। हमने क्या कहा कि पहला जो रासायनिक गुण है धातु का, कि धातु क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो धातु का ऑक्साइड बनाता है। धातु का क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करें, ठीक है, तो देखिए, जैसे हमने लिया मैग्नीशियम, ठीक है, हमने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया, ठीक है। मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने करवा दिया ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने करवाया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन कराया। तो ये जैसे ही हमने रिएक्शन कराया तो ये बना क्या, तो आप कहोगे कि ये बनेगा 2MgO, क्या बनेगा, 2MgO, ठीक है। और यही 2MgO जो है हमारा क्या कहलाया, तो आप कहोगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाया। क्या कहलाया, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड पड़ गया। तो आपने देखा कि मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ हुआ, ऑक्सीजन के साथ, बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहाँ हमें बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम के 2 परमाणु लेने होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है, जितने सारे गैसेज होते हैं, ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखोगे कि ऑल गैसेज डाई एटॉमिक होते हैं, ठीक है, यानी कि द्विपरमाणुक होते हैं। जितने सारे गैस हैं वो सभी का सभी क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है, यानी द्विपरमाणुक होते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन किया और रिएक्शन करके क्या बना लिया, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लिया। आप देखो ये मैग्नीशियम क्या था, तो आप कहोगे कि धातु था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और बना क्या, तो आप कह दिए कि धातु का ऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ से पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि धातु कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, धातु का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाएगा ये बात आपको क्लियर हो गए होंगे। और भी अगर हम एग्जाम्पल लेने की बात करें, ठीक है, तो और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे हमने लिया कि सोडियम है, ठीक है, हमने लिया सोडियम है, सोडियम क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। तो ये बनाया क्या, तो ये बना लिया 2Na2O बना लिया, ठीक। यहाँ बैलेंस करने के लिए 4 सोडियम है तो हम यहाँ पर क्या लगा दिए, 4 लगा दिए, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये सोडियम का ऑक्साइड बन गया, किसका ऑक्साइड बना, सोडियम का ऑक्साइड बन गया। बात क्लियर है। इसी तरीका से अगर आप कैल्शियम ले लो, ठीक है, तो कैल्शियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CaO बनेगा। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देते हैं तो यहाँ भी 2 हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ कैल्शियम का ऑक्साइड निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, कैल्शियम के ऑक्साइड। यहाँ कैल्शियम हमारा क्या है, धातु है, ठीक है, सोडियम हमारा क्या धातु है, मैग्नीशियम हमारा क्या धातु है। तीनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करके हमारा क्या बनाया, धातु का ऑक्साइड बना लिया। बात क्लियर है। चल अब यहाँ से कुछ और भी अगर हम पॉइंट की बात करें तो धातु का जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, कभी भी आप ध्यान रखना कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये धातु का ऑक्साइड तो बनेगा, और धातु का ऑक्साइड जो होता है वो नेचर में, यानी उसका जो प्रवृत्ति होता है वो क्या होता है, भास्मिक प्रवृत्ति होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, भास्मिक प्रवृत्ति का होता है। भास्मिक प्रवृत्ति कहने का मतलब है कि वो बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। वो कैसा नेचर रखेगा, बेसिक नेचर का रखेगा। इतनी पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चल और भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो यही धातु का ऑक्साइड, ठीक है, यही धातु का ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये क्या बनाएगा, तो ये बना लेता है अपना
तो कहोगे कि ये क्षार का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? क्षार का निर्माण कर लेता है। चलिए देखते हैं कि कैसे। अभी आपने देखा कि मैग्नीशियम का ये ऑक्साइड है, ठीक है। ये किसका ऑक्साइड है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। ये किसका ऑक्साइड है? कैल्शियम का ऑक्साइड है। ये किसका है? सोडियम का ऑक्साइड है। अब देखते हैं कि ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, ठीक है। चल देखिए, इसको कॉपी कर लीजिए ये, ठीक है। कॉपी कर लीजिए तो हमें स्पेस मिल जाएंगे, ठीक है। चल, आप कॉपी कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने क्या कहा कि जब धातु के ऑक्साइड, ठीक है, इसी में हम पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, कि धातु का ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड है, ठीक है, जब रिएक्शन करता है किसके साथ? जल के साथ। किसके साथ रिएक्शन किया? जल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा? तो ये बना लेता है, क्षार का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण करता है? क्षार का निर्माण करता है। क्षार का निर्माण। और आपको हमने पढ़ाया है रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, कि धातु के ऑक्साइड जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या होता है? क्षार बना लेता है, ठीक है। जैसे देखिए, अभी हमने पढ़ा कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारा क्या है? धातु का ऑक्साइड है। इसको रिएक्शन हमने कराया जल के साथ, तो जल H2O हो गया। जल का साथ रिएक्शन करा दिए। जैसे ही हमने जल के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा? क्षार का निर्माण करेगा, ठीक है। तो क्षार का निर्माण क्या हुआ? तो CaOH का होल ट्वाइस बना लिया। क्या बना लिया? CaOH का होल ट्वाइस। अब देखिए, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक यहाँ एक यहाँ, दो ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए? दो हो गए। तो यहाँ से देखिए ये क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है, जिसको हम बोलते हैं बूझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बूझा हुआ चूना के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चल, और भी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो देखिए, हमने क्या कहा कि MgO, ठीक है, ये क्या है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। मैग्नीशियम के ऑक्साइड को हमने रिएक्शन कराया किसके साथ? जल के साथ रिएक्शन कराया। तो ये क्या बनेगा? तो ये मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा, MgOH का होल ट्वाइस बना लेगा। यहाँ भी देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसका हम बोलते हैं इसको किस नाम से? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? आप कहोगे कि इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। इसका इस्तेमाल जो होता है हम लोग इनो में कर लेते हैं। किसमें कर लेते हैं? इनो में। और यही आपका एंटा एसिड का भी काम करता है। एंटा एंटा एसिड किसको कहते हैं? जो हमारे शरीर में अम्लीयता को क्या करता है? समाप्त करता है, ठीक है। बात क्लियर है? चल, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गए होंगे, ठीक है, कि धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा, और धातु का ऑक्साइड अगर जल से रिएक्शन कराया, ठीक है, तो वो क्षार का निर्माण कर लेता है। अब हम लोग इसके कुछ अपवाद भी पढ़ लेते हैं। अपवाद क्या आपको याद रखना है? अपवाद की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अपवाद क्या है? देखिए, दो ऐसे धातु के ऑक्साइड हैं, ठीक है। जैसे एक धातु का ऑक्साइड होता है एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ठीक है। किसका ऑक्साइड है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड। और एक है जिंक का ऑक्साइड, ठीक है। ये है एल्युमिनियम का ऑक्साइड और ये है जिंक का ऑक्साइड। ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों का दोनों जो है, ठीक है, ये क्या है? उभय धर्मी है। उभय धर्मी कह सकते हैं, ठीक है, या इसी को आप द्विधर्मी भी कह सकते हैं। द्विधर्मी कह दीजिए, या इसी को आप एम्फोटेरिक भी कह दीजिए। एम्फोटेरिक भी कह दीजिए। ये एम्फोटेरिक कहने का मतलब क्या है? ये क्या होता है कि ये नेचर में, ठीक है,
ये अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। ठीक है, ये जो होता है, हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड जो है, ये क्या है, तो आप कहोगे कि अम्लीय भी होता है, ठीक है, और साथ ही साथ भस्मीय भी होता है। ठीक है, ये दोनों तरह से होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि धातु के ऑक्साइड, यानी के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, लेकिन ये अपवाद एक ऐसा है एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड कि बेसिक नेचर का भी होता है और एसिडिक नेचर का भी होता है। इस वजह से इनका रिएक्शन जब होता है तो अम्लीय भी हो जाते हैं और साथ ही साथ क्षारीय भी हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से आपको सीधी सी बात याद रखना है कि दो ऐसे धातु हैं, ठीक है, जिनके ऑक्साइड क्षारीय भी होते हैं, यानी भस्मीय भी होते हैं, और साथ ही साथ अम्लीय भी हो सकते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सा है, तो आप कहोगे कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड है और दूसरा क्या है, जिंक का ऑक्साइड है। ठीक, आप देखना चाहते हो तो रिएक्शन आप देख सकते हो। जैसे हमने जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन किया तो ये HCl के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो HCl के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ से क्या होगा, तो आप कहोगे कि ZnCl बन गया। ठीक है, क्या बन गया, ZnCl बन गया। ठीक है, और ZnCl साथ ही साथ हमारा H2O बन गया, तो यहाँ से 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी 2 हमें लगाने पड़ेंगे, ZnCl2। ठीक है, तो इस तरीका से हमारा क्या हो गया, तो बैलेंस भी हो गए। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, जिंक 1 है, जिंक 1 है। तो यहाँ देखिए जब रिएक्शन किया हमने, ये रिएक्शन वाले टॉपिक में बताया है। ठीक है, कि जब यहाँ पर अम्ल के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये किसके साथ हो रहा है, ये हमारा अम्ल है। ठीक है, ये अम्ल है, तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा होगा, भस्म का काम कर रहा होगा। किसका काम कर रहा है, भस्म का काम कर रहा है। और जब अम्ल प्लस भस्म मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो आप कहोगे कि लवण का निर्माण होता है और साथ ही साथ जल का निर्माण होता है। ये अच्छे खासे हमने इस पर समय देकर आपको समझाया था। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमने यहाँ से 2 पॉइंटें पढ़ा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा, ऑक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट की बात करें तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल के साथ रिएक्शन करके क्षार का निर्माण कर लेता है। ठीक है, और अपवाद हमने पढ़ा कि 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं, 2 ऐसे धातु हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, नेचर में उभयधर्मी होते हैं, यानी कि एम्फोटेरिक होते हैं। वो अम्ल का भी नेचर रखता है और क्षार का भी नेचर रखता है। ठीक है, यानी भस्म का भी नेचर रखता है। चल, तो ये बात क्लियर हो गए होंगे, आप कॉपी कर सकते हैं इसको। चल, अब अब हम थर्ड नंबर पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट क्या कहता है, देखिए, थर्ड नंबर पॉइंट कहता है कि धातु को, ठीक है, किसको, धातु को जब हम जल के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, किसके साथ, जल के साथ हम रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ निर्माण होगा। ठीक है, अब जल के साथ कैसा कैसा जल हो सकता है, जल जो होंगे, ठीक है, वो 3 तरह के हो सकता है। ठीक है, एक जल ही ऐसा पदार्थ है जो एक ही पॉइंट पर तीनों अवस्थाएं में पाए जाते हैं, यानी द्रव में भी, गैस में भी, और आप कहोगे ठोस में भी। तो देखिए, जल जो है अगर गर्म है, गर्म जल के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, या हम ठंडी जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, या आप भाप के साथ रिएक्शन कराओ, ठीक है, यानी वाष्प के साथ भी आप रिएक्शन, भाप कहो या वाष्प कहो, इनमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी जब हम धातु को गर्म जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, धातु को जब हम ठंडी जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, और धातु को जब हम किसी वाष्प के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी जल वाष्प के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब क्या होगा। ठीक है, चल आगे बढ़े, देखिए,
आप ध्यान रखोगे कि जब धातु जल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? हाइड्रोजन गैस निर्माण करता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको वो धातु को याद रखना है कि कौन कौन से धातु जो है वो गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है, कौन से धातु ठंडे जल के साथ रिएक्शन करता है, और कौन से धातु जल वाष्प के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो आपका पोटेशियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, या आप सोडियम कह दो, ठीक है, पोटेशियम या सोडियम, ठीक है। पोटेशियम या सोडियम को अगर हम किसके साथ रिएक्शन करते हैं तो ठंडे जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। किसके साथ? ठंडे जल के साथ अगर रिएक्शन कराएं, हमने कैसा जल रखा? ठंडे जल। तो ठंडे जल के साथ जब हम रिएक्शन इसको करवाते हैं तो होता क्या है? तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। देखिए कैसे, या आप कैल्शियम भी लिख सकते हो, आपका मर्जी है, आप कैल्शियम भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे हमने पोटेशियम लिया, पोटेशियम हो गया, ठीक है। पोटेशियम का रिएक्शन हमने करवाया ठंडे जल के साथ यानी H2O के साथ। बात क्लियर है? पोटेशियम का हमने रिएक्शन किसके साथ कराया? ठंडे जल के साथ रिएक्शन कराया। तो यहाँ बनेगा क्या? तो यहाँ बनेगा KOH। क्या बनेगा? KOH। और अभी हमने कहा है कि कभी भी, कभी भी धातु का अगर रिएक्शन हम कराते हैं जल के साथ, ठीक है, धातु का रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? जल के साथ। तो बेसिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करना होगा। तो हाइड्रोजन गैस अकेले तो होगा नहीं, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ हमें बैलेंस करने के लिए 2। तो अब क्या हो गया? पोटेशियम तो हो गया, तो यहाँ हमें 2 पोटेशियम लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ पाए कि जब भी हम कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम को ठंडे जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब इसी तरीका से और भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है? कि अगर हम धातु को, ठीक है, वो कौन सा धातु है? तो मैग्नीशियम हो गया या आयरन हो गया या जिंक हो गया, ठीक है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहीं पर आप देखो, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, लोहा जिसको हम फेरस बोलते हैं, और साथ ही साथ आप कह सकते हो जिंक है, ठीक है। ये तीनों का तीनों रिएक्शन किसके साथ करेगा? तो आप कहोगे कि गर्म जल के साथ करता है, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करता है? गर्म जल के साथ रिएक्शन करेगा। ये ठंडे जल के साथ, गर्म नहीं, भाप के साथ। किसके साथ? वाष्प के साथ। जल वाष्प, जल वाष्प के साथ रिएक्शन करेगा और फिर क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसी वजह से आप लोहे में जो जंग लग जाते हैं, ठीक है, लोहे में जो जंग लग जाता है उसको पानी की वजह से जंग नहीं लग जाता कि पानी में वो क्या करता है? वो वाष्प के साथ यानी जल वाष्प जो होता है वो उसके साथ रिएक्ट करता है, और इस वजह से वो क्या होता है? उसमें जंग लग जाते हैं, ठीक है। इसी तरीका से अगर हम बात करें तो आप सिल्वर हो गया, ठीक है, चांदी जिसको आप कहते हो, चांदी हो गया, सोना हो गया, ठीक है, चांदी, सोना, ये सारे का सारा जो है, या आप कह सकते हो कॉपर, कॉपर, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? तो गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ? गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है, और गर्म जल के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस देगा। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बोलिए, बात क्लियर है? ठीक है।
तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने क्या कहा कि धातु जो होता है वो जल के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन यहाँ से की पॉइंट क्या बनते हैं, यहाँ से आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछे जाएंगे कि ठंडे जल के साथ रिएक्शन करने वाला वह कौन सा धातु है? तो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सोडियम हो गया, ठीक है। गर्म जल के साथ रिएक्शन कौन करता है? चांदी, सोना या कॉपर हो गया। या जल वाष्प के साथ कौन रिएक्शन करेगा? तो लोहा, मैग्नीशियम और जिंक हो गया। तो ये बातें आपको ध्यान में रखने होंगे। और भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सोना, ठीक है, सोना का आभूषण क्यों बनाया जाता है? इस वजह से बनाए जाते हैं कि ये क्या नहीं होता है, रिएक्शन किसी के साथ नहीं करता है, ये जलवाष्प के साथ और ना ही आपके जो कह सकते हैं पानी के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है जल्दी, ठीक है। रिएक्शन करने का कारण क्या है कि उसमें कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती है, ठीक है। अशुद्धियां मिलाने के कारण ही क्या होते हैं, थोड़े से आपके आभूषण काले पड़ जाते हैं, ठीक है। चल, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, थर्ड नंबर। चल आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें, ठीक है, फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि धातु जो है अम्ल के साथ भी रिएक्शन करता है। धातु जो है किसके साथ रिएक्शन करेगा? अम्ल के साथ भी रिएक्शन करता है, ठीक है। तो अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अब इसका क्या एग्जाम्पल है, चलिए देखते हैं। जैसे हमने लिया क्या, हमने लिया पोटेशियम लिया। पोटेशियम क्या है? धातु है। पोटेशियम धातु को हमने अम्ल के साथ HCl के साथ रिएक्शन करा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो आप कहोगे कि पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम क्या कर दिए, ये कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा अकेले तो होगा नहीं, इस वजह से हाइड्रोजन डाई एटॉमिक होता है। तो हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ये हमारा बैलेंस हो गया। तो आपने देखा कि पोटेशियम हमारा क्या है, धातु है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारा, रिएक्शन हुआ तो क्या बना, तो आप कह रहे हो कि ये हमारा पोटेशियम क्लोराइड बना और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। बात क्लियर है? इसी तरीका से आप और भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे सोडियम के साथ बना लो, सोडियम है, सोडियम HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा। इसी तरीका से आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस हो जाएगा तो 2NaCl बनेगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएंगे। तो ये आई होप कि आपको फोर्थ नंबर भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि धातु जो होता है वो अम्ल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल भी आपको समझाया। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसका रासायनिक गुण के बारे में। अगला जो पॉइंट है 5 नंबर, 5 नंबर कहता है कि धातु जो है अन्य धातु के अम्ल के साथ, धातु लवण के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। हमने क्या कहा कि धातु जो है अन्य धातुओं के जो लवण होते हैं, ठीक है, उसके साथ भी ये रिएक्शन कर लेता है। क्या कर लेता है? उसके साथ भी ये रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। और रिएक्शन करके करता क्या है कि जो ज्यादा क्रियाशील धातु है, ठीक है, वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। कम क्रियाशील धातु को क्या करता है? विस्थापित।
अगर ये बात आपको नहीं पता है तो आप जाकर रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया वाला वीडियो आप जाकर देखेंगे, ठीक है, उसमें आपको बताया गया है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा? विस्थापन अभिक्रिया आप जाकर देखोगे, उसमें ये अच्छे ढंग से आपको समझाई गई है, ठीक है। चल देखिए, तो धातु क्या होता है? धातु के लवण के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। जैसे हमने लिखा क्या, हमने लिया पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम क्या किया, हमने करवाया दूसरे धातु के लवण के साथ, जैसे कैल्शियम सल्फेट के साथ, CaSO4, ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से ये पोटेशियम जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पोटेशियम क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है। किसकी तुलना में? कैल्शियम की तुलना में। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से पोटेशियम सल्फेट बनेगा और साथ ही साथ कैल्शियम को क्या कर देगा? भगा देगा। कैल्शियम को क्या कर देगा? भगा देगा। और विस्थापित किया है तो अवक्षेप की तरह ऐसे पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगा, ठीक है। इसी तरीका से आप जिंक को भी देख सकते हैं। जिंक जो है किसके साथ? कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? तो आप कहोगे कि जिंक सल्फेट बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, और कॉपर क्या होगा? वहां से हट जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो पॉइंट था हमारा, किससे रिलेट कर रहा था? तो धातु के रासायनिक गुण से रिलेट कर रहा था। बात क्लियर है? चल, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आए होंगे। चल।